क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया के दो महान खिलाड़ी। कुछ लोग सचिन को एवरग्रीन मानते हैं तो कुछ विराट कोहली को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से बेहतर। ऐसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड के भी दो बड़े खिलाड़ी हैं, बिटकॉइन और इथेरियम। बिटकॉइन क्रिप्टो की दुनिया का सचिन है तो इथेरियम विराट कोहली है। इनका कंबाइंड मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के क्रिप्टो मार्केट के 60% से भी ज्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक तेलंग और आज हम इथेरियम और बिटकॉइन का कंपैरिजन एनालिसिस करने वाले हैं। इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं और कई सारे डिफरेंसेस भी, लेकिन गोल एक है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे YouTube चैनल कॉइन स्विच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एकदम फटाफट। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी बिटकॉइन और इथेरियम की हिस्ट्री देख लेते हैं। इससे इन दोनों क्रिप्टो की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो बिटकॉइन है। वैल्यू एक्सचेंज के लिए इसे साल 2009 में एक एनोनिमस डेवलपर सातोशी नाकामोटो ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके लॉन्च के 6 साल बाद यानी साल 2015 में आया इथेरियम। इसके फाउंडर वाइटैलिक ब्यूटेरिन हैं। इसमें बिटकॉइन की लिमिटेशंस को दूर किया गया। इथेरियम के जरिए न सिर्फ ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब बिटकॉइन और इथेरियम का ब्रीफ इंट्रो तो हो गया, तो चलो इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या है और कहां कहां किस किस बात पर ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले समझते हैं पर्पस। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही क्रिप्टो के अलग अलग पर्पस हैं। बिटकॉइन का मेन पर्पस डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी बिना किसी फाइनेंशियल रेगुलेटरी की मदद के बिटकॉइन वैल्यू को डिजिटली स्टोर और ट्रांसफर किया जा सकता है। इथेरियम या ईटीएच को भी बीटीसी की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये इसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। इथेरियम प्लेटफॉर्म को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए ये वैल्यू स्टोर करने के अलावा भी और भी कई काम कर सकता है। इथेरियम को आप एंड्रॉयड ओएस की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह एंड्रॉयड ओएस में एप्स को स्टोर किया जा सकता है, उसी तरह इथेरियम में भी यूजर्स नए नए एप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, कंसेंसस मैकेनिज्म। नाम भारी भरकम है, लेकिन इसे आसान शब्दों में कहें तो दरअसल ये एक तरह का एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल ब्लॉकचेन को रन करने के लिए किया जाता है। अब बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करता है। इस मैकेनिज्म में कई माइनर्स एक ही ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपनी अपनी कंप्यूटेशनल पावर को आपस में कॉम्पीट करते हैं। इसको आप किसी भी ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम की तरह समझ सकते हैं। बस यहां गेमिंग स्किल्स की जगह आपकी कंप्यूटेशनल पावर होती है और उसका टेस्ट होता है। जैसे ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम में कई प्लेयर्स एक साथ एक ही मैप पर एक दूसरे पर हावी होकर विनर विनर चिकन डिनर करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में एक साथ कई माइनर्स एक ही ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं। जैसे ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम में जिसका गेमिंग स्किल इस लेवल का होता है उसकी जीत होती है, वैसे ही यहां जिस माइनर की कंप्यूटेशनल पावर सबसे बेस्ट होती है वही उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाता है और कोई एक माइनर ही जीतकर ब्लॉक को चेन में ऐड कर पाता है। जीतने वाले माइनर को रिवॉर्ड में कॉइन मिलता है और बाकी माइनर्स रह जाते हैं खाली हाथ। बट ऑब्वियसली इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी काफी इस्तेमाल होती है। एनर्जी के इसी यूज को कम करने के लिए लाया गया प्रूफ ऑफ स्टेक, जिस पर पिछले साल सितंबर में इथेरियम मर्ज अपग्रेड के साथ स्विच किया गया है। अब इथेरियम के मर्ज अपग्रेड पर हमने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देखिए। ये सारे चीजें आपको एकदम समझ आ जाएंगी। खैर, प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। इस मैकेनिज्म में ढेर सारी कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता। इसमें वैलिडेटर अपने स्टेक पे एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। इसे आप किसी
ऑक्शन की तरह समझ सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपने टीवी पर या फिल्मों में कोई ना कोई ऑक्शन तो देखा ही होगा। तो यहां पर भी जो जितने ज्यादा क्रिप्टो स्टेक पर लगाता है उसके ट्रांजैक्शन के ब्लॉकचेन पर वैलिडेट करने के लिए चुने जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इस सिस्टम में गड़बड़ करने पर सजा भी मिलती है। ये सिस्टम गड़बड़ी करने वालों पर पेनल्टी लगाता है जिसको स्लैशिंग कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम सप्लाई का। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड रखी है, शायद जानबूझकर। केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कुछ इन्वेस्टर बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के समान मानते हैं। अभी तक करीब 19.4 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं। इसके कॉन्ट्रेरी, जस्ट ऑपोजिट, इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड है, लेकिन ये डिफ्लेशनरी भी है। सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए इसे डिफ्लेशनरी बनाया गया है, यानी जितने ईटीएच सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं उससे ज्यादा टोकन रेगुलर बेसिस पर बर्न भी हो रहे हैं, जिससे अगर सप्लाई बढ़ती है तो उस हिसाब से डिमांड को भी मैनेज किया जाता रहेगा। अभी इथेरियम के 120 मिलियन से ज्यादा कॉइन सर्कुलेशन में है। चौथा पॉइंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस मामले में तो बिटकॉइन इथेरियम से ऑलमोस्ट डबल है। अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप $532 बिलियन से ज्यादा है, जबकि इथेरियम का मार्केट कैप $220 बिलियन के आसपास है। यानी बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम का मार्केट कैप करीब आधा है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो है स्पीड। स्पीड इन दोनों क्रिप्टो को वेरीफाई, क्रिएट करने की या इन्हें प्रोसेस करने की। तो बिटकॉइन के ब्लॉक को वेरीफाई और क्रिएट करने में अगर देखें तो रफली 10 मिनट ही लगते हैं, जबकि इथेरियम नेटवर्क पर इसी प्रोसेस को करने में 10-20 सेकेंड्स में काम हो जाता है। यानी इथेरियम पर स्पीड कई गुना ज्यादा फास्ट है। ब्लॉक लिमिट में, ब्लॉक लिमिट यानी ब्लॉकचेन की एक ब्लॉक में कितने ट्रांजैक्शन स्टोर किए जा सकते हैं, वो लिमिट। बात अगर बिटकॉइन की करें तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन की ब्लॉक लिमिट 1 MB है, यानी 1 ब्लॉक में 1500 से 2000 ट्रांजैक्शन ही स्टोर किए जा सकते हैं। वही इथेरियम ब्लॉकचेन की ब्लॉक लिमिट फिक्स नहीं है। इथेरियम की ब्लॉक लिमिट नेटवर्क की डिमांड के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है, मतलब कभी खुशी कभी गम टाइप्स इसकी ब्लॉक लिमिट ऊपर नीचे जाती रहती है। एनीवे, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 यानी रिवॉर्ड पर। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एक नया ब्लॉक वैलिडेट होने पर ही नया बिटकॉइन क्रिएट होता है। जो भी माइनर सबसे पहले नए ब्लॉक को वैलिडेट करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, जो करंटली सेट है 6.25 BTC पर। यहां एक और फैक्टर है जो रिवॉर्ड पर असर डालता है, वो है हाविंग। हाविंग से करीब हर 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक माइन होने के बाद माइनर्स को मिलने वाला रिवॉर्ड आधा हो जाता है। अप्रैल 2023 तक लगभग 19.3 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में थे और अभी तक 3 हाविंग हो चुकी है। आई नो ये कुछ ज्यादा टेक्निकल ही होता चला जा रहा है, तो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। साल 2009 में एक ब्लॉक की माइनिंग का रिवॉर्ड 50 बिटकॉइन था। 28 नवंबर 2012 में हाविंग के बाद ये 25 बिटकॉइन हो गया, जस्ट आधा। 9 जुलाई 2016 में दूसरी हाविंग के बाद ये 12.5 बिटकॉइन पर आ गया। 11 मई साल 2020 को तीसरी हाविंग हुई और रिवॉर्ड घटकर 6.25 बिटकॉइन हो गया। अब अगली बिटकॉइन हाविंग अप्रैल 2024 में होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें माइनिंग रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक से घटकर 3.125 BTC हो जाएगा। यहां एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जब भी बिटकॉइन की हाविंग हुई है तब उसके प्राइस में ऊपर की तरफ शार्प मूवमेंट आया है। वहीं इथेरियम के रिवॉर्ड की बात करें तो अक्टूबर 2020 तक एक ब्लॉक को वैलिडेट करने का रिवॉर्ड 2 ETH था। अब यह प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो गया है, इसीलिए जितनी ज्यादा स्टेकिंग होगी रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा माइनर को। अब पॉइंट नंबर 8, स्मॉलेस्ट यूनिट। बिटकॉइन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सातोशी है, जो इसके फाउंडर के नाम पर रखी गई है। 1 सातोशी इक्विवेलेंट होता है 100 मिलियन ऑफ बिटकॉइन, यानी 1 BTC इज इक्वल टू 10 करोड़ सातोशी। वहीं वी इथेरियम का सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है। 1 वी इक्विवेलेंट है 1 क्विंटिलियंथ ऑफ ईथर, यानी
एक के बाद अगर आप 18 जीरो और लगा दीजिए तो यानी 1 ETH इज इक्वल टू 1 0 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 इतने जीरो लगाने पड़ेंगे। एनीवे, बिटकॉइन इथेरियम दोनों दुनिया की टॉप क्रिप्टो हैं और दोनों के पास अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता है। इसीलिए कौन आगे है कौन पीछे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में रेस जीतते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और वो सब्सक्राइब वाला बटन जरा जोर से दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। थैंक यू है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।